हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जैसा अभी आप जानते हैं कि 23 जनवरी को इस बार उनका 125वीं जन्म तिथि मनाई गई, जयंती मनाई गई और उस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। इसी के साथ उन्होंने इंडिया गेट पर उनकी एक कांस्य या ग्रेनाइट की मूर्ति लगाने का भी अपना निर्णय अनाउंस किया। ये दो बातें तो ठीक हैं, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस पार्टी के अंदर उपेक्षा की गई। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने बाद में इनकी स्मृति में कुछ नहीं किया और इस प्रकार से दिखाने की कोशिश की जैसे मानो सुभाष चंद्र बोस ये उनकी राजनीति से उनकी विचार मेल खाते थे। सच्चाई ये है कि जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस का सवाल है, वो एक बहुत प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रवाद में मानते थे और जिनके विचार हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के पूरे विरोध में थे। मैं शुरुआत में इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा समाज में सद्भावना, अलग धर्मों के लोगों के बीच में एकता और उसी के आधार पे समाज को आगे ले जाने की बात की। और ये बात आज कहना इसलिए ज़रूरी हो रहा है कि जो लोग उनकी प्रतिमा को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ वो उनके विचारों को पूरी तौर से उलट देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो मैं बात करूंगा उसके दो मुख्य आधार हैं। एक है उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल और दूसरी किताब है माय पिलग्रिमेज और तीसरी जो किताब है सुगाता बोस, उनके ग्रैंड चाइल्ड की द पिलग्रिम। इन तीन किताबों के आधार पे और अभी सुगाता बोस का द वायर पे करण थापर ने एक लंबा इंटरव्यू लिया था, उसमें से भी कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो एक आज़ादी के आंदोलन में बहुत लोकप्रिय और भारतीय आज़ादी के आंदोलन में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने किस प्रकार से अपना विचार और जीवन ये राष्ट्र के लिए समर्पित किया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। 1920 के दशक में जब वो इंग्लैंड से ICS की परीक्षा में बहुत सफलता से उत्तीर्ण होकर आए, उसके बाद उसी समय वो महात्मा गांधी के विचारों के प्रभाव में भी आए और उन्होंने ये देखा, महसूस किया कि भारत को अगर आज़ादी दिलाने का कोई रास्ता है तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में है। तो आने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और महात्मा गांधी ने उन्हें कहा कि बंगाल में आप काम कीजिए, चित्तरंजन दास जी जो उस समय वहाँ कांग्रेस के बड़े लीडर थे, आप उनकी मदद कीजिए और उसके आधार पे हमारे काम को बढ़ाइए। तो खैर कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस एक बहुत महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे, बहुत लोकप्रिय होते गए और कहा जा सकता है कि गांधी नेहरू के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस भी देश में बहुत लोकप्रिय हुए। अब उनके विचारों का क्या, वो किस प्रकार के विचार रखते थे? तो पहली बात बता दूं कि वो उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर एक फैक्शन था, एक धड़ा था जो समाजवाद, सोशलिज्म में विश्वास रखता था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता भी थे। सुभाष चंद्र बोस उन्हीं के साथ जुड़ गए और यहाँ कई बार बताने की कोशिश की जाती है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में बहुत मतभेद थे। नेहरू जी ने उनका अनादर किया, उनके ऊपर जासूसी करवाई। तो ये बात बता दूं कि ये सब अफवाहें अभी तक फैलाई जाती थी, पर कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट फैक्शन जो था उसमें नेहरू उसके सबसे बड़े नेता थे और सुभाष चंद्र बोस अपने आप को नेहरू का छोटा भाई मानते थे, बहुत आदर से उनको देखते थे। उनका एक बहुत अच्छा प्यारा पत्र अभी अस्तित्व में अभी सामने लाया गया है, रिलीज़ किया गया है, क्योंकि नेताजी पर जो डॉक्यूमेंट्स थे अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए थे।
तो उसके आधार पे कई लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाते थे। पर उनके लेटर्स अभी सामने आने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि नेताजी जो समाजवाद में विश्वास रखते थे वो ये समाजवाद था कि जहां वो मानते थे कि देश के गरीब लोगों की समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को महत्व दिया जाना चाहिए। और दूसरा, समाजवाद में, उनके समाजवाद में सरकारी जो सरकार है इसने मुख्य उद्योग धंधों को समाज में शुरू करना चाहिए ताकि इसकी प्रगति हो। अब इसी के साथ चलते चलते हम जब आते हैं 1938 में, तो दो बातें यहाँ दिखती हैं। और 1938 में जब वो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की। पहली बात तो ये की कि उन्होंने उस समय कांग्रेस के अंदर भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोगों को आने की अनुमति थी, सदस्य बनने की अनुमति थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को पूरी तौर से रोक दिया। वे सांप्रदायिक ताकतों के पूरी तौर से खिलाफ थे। उन्होंने ये नियम बनाया कि जो लोगों का भी संबंध हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग से है वो कांग्रेस के अंदर किसी पद पर नहीं रह सकते, कांग्रेस के अंदर किसी उनकी सदस्यता नहीं होगी। अब यहाँ ये भी बता दूं कि उन्होंने उस समय तो खैर आरएसएस राजनीति में न उस समय सक्रिय थी, वो राजनीति पीछे से खेलती थी, इसलिए आरएसएस का इसमें उल्लेख नहीं है। अब यहाँ उनकी जो भारत के इतिहास के बारे में समझ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज जो लोग दावा कर रहे हैं उनको सामने लाने का, उनके विचार उनसे पूरे विपरीत थे। जैसे प्राचीन भारत के बारे में आरएसएस हिंदुत्व राजनीति का ये विचार है कि आर्य लोग ये भारत के मूल निवासी हैं। तो सरदार सुभाष चंद्र बोस जी लिखते हैं कि आर्यों के आने के पहले भी भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता विकसित हो रही थी, वो थी हड़प्पा मोहनजोदारो की। तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं। दूसरा, उन्होंने मध्ययुगीन काल के बारे में, जो मुसलमान राजाओं के बारे में आरएसएस प्रोपेगेंडा करता है और कहता है कि मुस्लिम राजाओं के कारण ही देश की बर्बादी हुई, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, उसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस जी लिखते हैं अपनी किताब में कि मध्ययुगीन काल में इसको मुस्लिम काल कहना गलत होगा, क्योंकि जो पूरा प्रशासन था मुसलमान राजाओं का, उसमें प्रशासन में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और जो सच्चाई है जो हम अलग अलग तरीके से कई जगह पे देखते हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को और ये भी लिखा कि थोड़े मुसलमान आए, बाकी लोग यहाँ मुसलमान बने, और ये मुसलमानों ने यहाँ जो रहे उन्होंने किसी प्रकार की यहाँ की संस्कृति को नुकसान नहीं पहुँचाया। इस संस्कृति में ढल गए और इस संस्कृति को एक सकारात्मक रूप से उन्होंने प्रभावित भी किया। यानी जिस प्रकार की नफरत आज मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतें फैला रही हैं, उसके विरोध में उन्होंने अपनी बात को पूरे स्पष्ट रूप से सामने रखा। अब 1939 में वो कांग्रेस से अलग क्यों हुए? तो उसका कारण ये था कि उस समय द्वितीय विश्व महायुद्ध चालू हुआ और कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव रखा, महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा कि हम इस दौरान अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जन आंदोलन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की उस समय राय थी कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है और इंग्लैंड के खिलाफ जर्मनी और जापान ये लड़ रहे हैं, तो हम उनकी मदद लेके आज़ादी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब ये खैर विचारों में मतभेद था। जहाँ तक भारतीय राष्ट्रवाद का सवाल था, भारत को आज़ादी दिलाने का सवाल था, वो सांप्रदायिक ताकतों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने इसमें ये भी लिखा कि जो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनको आज़ादी में कोई रुचि नहीं है। वो चाहते हैं कि अंग्रेज़ों की मदद लेकर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। इसी के साथ वो लिखते हैं कि सावरकर को भी यहाँ की आज़ादी में कोई रुचि नहीं है, वो अंग्रेज़ों की मदद लेकर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो खैर, सांप्रदायिक ताकतों को छोड़ें, कांग्रेस से उनके मतभेद का कारण यही था। इसमें बहुत गहरी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी भी बनाई, जो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट कोएलिशन के साथ जो सत्ता में थी, यानी समाजवाद, गरीबों के वेलफेयर में उनका गहरा विश्वास था। तो खैर, यहाँ से उन्होंने जापान को संपर्क किया, जर्मनी को संपर्क किया और आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया। आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करते समय भी उनकी मान्यता थी कि जो भारत में आंदोलन चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस आंदोलन की कभी उन्होंने आलोचना नहीं की, केवल एक दूसरे एफर्ट के रूप में, दूसरी कोशिश के रूप में आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया। और यहाँ ये भी मैं रेखांकित कर दूं कि जहाँ आज़ाद हिंद फौज बनाकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, वहीं उसी समय अंग्रेज़ों की मदद के लिए सावरकर सामने आए और उन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों की फ़ौज में शामिल होने के लिए कहा। तो खैर, अब आज़ाद हिंद फौज बनाने के बाद के साथ मैं 2-3 चीज़ों को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज़ाद हिंद फौज बनाने के साथ साथ उन्होंने ये बात भी रखी कि हम भारतीय राष्ट्रवाद को मानते हैं। इस फौज में उन्होंने पूरा आग्रह रखा कि मुसलमान भी हों, सिख भी हों, क्रिश्चियन भी हों और महिलाएं भी हों। महिलाओं को फौज में जोड़ना ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल उनकी फौज में थी। और ऐसे ही जहाँ आज मुसलमानों को इतनी हिकारत से देखा जाता है, आज़ाद हिंद फौज में उनका एक अच्छा रुतबा था, अच्छा स्थान था। और आबिद हसन नाम के व्यक्ति ये हमेशा उनके साथ रहे। और ऐसे ही शाहनवाज खान भी आज़ाद हिंद फौज में रहे। और जहाँ तक आज़ाद हिंद फौज का सवाल है, उन्होंने लक्ष्य क्या रखा? एक तो वो बहादुर शाह जफ़र की मज़ार पर गए, वहाँ उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपनी श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ कहा कि बहादुर शाह जफ़र ये इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और वहीं से लाल किला, जहाँ से मुग़ल शासन करते थे, जो मुग़ल शासन का प्रतीक था, कहा जाता है वो तो भारतीय शासन, उसको तो भारतीय मानते थे। उन्होंने कहा दिल्ली चलो, लाल किले पे हम तिरंगा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। उनके झंडा भी बहुत क्लियर है, जो हिंदू राष्ट्रवादियों से बिल्कुल अलग है। और इसी में उन्होंने जैसे भारतीय इतिहास से संबंधित एक और बात कही, और वो थी उन्होंने टीपू सुल्तान को भी बहुत एक अच्छा राजा बताया कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, और ये उनके लिए एक अच्छा मानदंड था। तो टीपू सुल्तान के राज्य का जो प्रतीक था, स्प्रिंगिंग टाइगर, यानी जंप करता हुआ टाइगर, वो उन्होंने अपनी सेना में उसको एक प्रतीक के रूप में सेना के यूनिफॉर्म में रखा। खैर, तो यहाँ तक उनके हिंदू मुसलमानों के संबंधों का सवाल है। उन्होंने उर्दू भाषा को भी बहुत महत्व दिया, हिंदी भाषा को भी महत्व दिया, और महात्मा गांधी से कोई उनका बैर नहीं था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। और तो और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज में जो बटालियंस थी, उसमें एक तो झांसी रानी बटालियन थी, और 3 बटालियंस के नाम और ज़रा ख्याल कीजिएगा। एक बटालियन का नाम था महात्मा गांधी बटालियन, दूसरे का नाम था जवाहरलाल नेहरू बटालियन, और तीसरे का नाम था मौलाना आज़ाद बटालियन। यानी वो किसके करीब थे, ये याद रखिए। अब लड़ाई में युद्ध के बाद बहुत सारे आज़ाद हिंद फौज के लोग कैदी हुए, उनको कैदी बनाया गया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में दिल्ली में उनको रखा गया। और उनको मिलने जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस अमंग पैट्रियट्स कहा। और एक यहाँ वाकया, मैं आपको 2 वाकया बताना चाहता हूँ। एक 1944 का उल्लेख है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी कहते हैं, मैं तुम्हारे रास्ते से ज़्यादा सहमति तो नहीं रखता, पर फिर भी
अगर तुम्हारे रास्ते पर चलकर भारत को आज़ादी मिली तो तुमको बधाई देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँगा। यानी उनमें किस प्रकार का एक दूसरे के लिए आदर था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं, महात्मा गांधी उनको प्रिंस अमंग्स पैट्रियट कह रहे हैं, यानी देशभक्तों के बीच के राजकुमार कह रहे हैं। और दूसरा वाक्य है, महात्मा गांधी आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को मिलने दिल्ली जाते हैं और वहाँ उनसे बातचीत करते हैं, गपियाते हैं, पूछते हैं क्या चल रहा है, और कहते हैं कि आपको तो चाय मिलती होगी, हिंदू चाय मुसलमान चाय। उस समय ये कहा जाता था, चाय के बीच में भी हिंदुओं के लिए चाय, मुसलमानों के लिए चाय अलग थी। तो महात्मा गांधी ने कहा आप ऐसी चाय मत पिया करो। तो आज़ाद हिंद फौज के कैदी उनको बड़ा मज़ेदार जवाब देते हैं। वो कहते हैं बापू हम इस चाय को पीते नहीं हैं, हम हिंदू मुसलमान चाय को नहीं पीते, हम दोनों चाय को मिला देते हैं और उस चाय को मिलाकर पीते हैं। महात्मा गांधी एकदम खुश हो गए। और जो अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर मुकदमा चला तो मुकदमा चलाने में कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने वकीलों की कमेटी बनाई, भूला भाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू और तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना वकालत का चोगा फिर से पहनकर इनके लिए एक मुकदमे लड़े। तो आज जो बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस और उनके बीच में मतभेद थे, सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी, उनकी याददाश्त को उनके बारे में स्मरण रखने के लिए बहुत कोशिशें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उनके नाम पे एयरपोर्ट है, दिल्ली में कितने रोड उनके नाम पर हैं, कितने संस्थान उनके नाम पर हैं। तो एक झूठ का प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। क्योंकि आरएसएस बीजेपी तो खैर उस समय थी नहीं, आरएसएस जो बीजेपी की मातृ संस्था है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, इसलिए ये हमेशा दूसरे प्रतीकों को एप्रोप्रिएट अपने जेब में डालने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे अभी इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया, वैसे सुभाष चंद्र बोस को भी ये एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस के विचार इनके विचारों से पूरी तौर से विपरीत थे। सुभाष चंद्र बोस ये भारतीय राष्ट्रवादी थे, ये समाजवादी थे, ये हिंदू मुस्लिम एकता इसके बहुत बड़े कायर थे, इसके बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने भारतीय इतिहास को मिले जुले इतिहास के रूप में देखा, जिस प्रकार से गांधी और नेहरू ने भी देखा। जिस इतिहास को आज ये वामपंथी इतिहास करके बदनाम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भी उसी इतिहास की बात की। तो दोस्तों, हमें केवल प्रतीकों को नहीं देखना, उनके पीछे के मूल्यों को समझने की कोशिश करना चाहिए और उसमें सुभाष चंद्र बोस के योगदान को हमें देखना चाहिए। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके सिद्धांतों को, मूल्यों को याद रखें। और आज जो मूल्य फैलाए जा रहे हैं धर्म के नाम पे, नफरत के, उससे सुभाष चंद्र बोस को कितनी पीड़ा होगी ये आप ख्याल कीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता को बहाल करना, उसके लिए कोशिश करना, ये हमारा मुख्य काम होगा और वही सुभाष चंद्र बोस को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।